हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे प्लस टू क्लास की इकोनॉमिक्स। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो मई में स्टार्ट होंगे, 4 मई से स्टार्ट हो रहे हैं और इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम है वो 22 मई को होगा। तब तक मैं आप सभी स्टूडेंट्स को नियर अबाउट 2 मंथ्स हैं, तो इन 2 मंथ्स में मैं आपको प्लस टू इकोनॉमिक्स के इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की दोनों क्लासेस डे बाय डे प्रोवाइड करूँगी। इस टाइम पर जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं रख सकते हैं, किसी भी तरह से उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि किसी अच्छे टीचर के पास जाकर वो अपनी स्टडी को कवर कर सकें, तो ऐसे में वो मेरी आने वाली डे बाय डे वीडियोस को देखकर अपने पेपर को रेडी कर सकते हैं। मेरी जो ये वीडियोस हैं वो डे बाय डे आएंगी, डेली की आपको एक वीडियो पढ़ने को मिलेगी। आप उसको प्रिपेयर कर लें तो भी आप अपना पेपर जो है काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि है यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, चैप्टर्स 1 इंट्रोडक्शन। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्टली हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? अभी तक हम स्टडी करते आए हैं कि माइक्रो और मैक्रो दो पार्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, पर प्लस टू सिलेबस में इस बार मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डीलिंग विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। मीन्स माइक्रो, देखो नाम से पता चल रहा है मैक्रो मीन्स बड़ा, लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। ब्रांच क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक्स जो होती है वो 2 टाइप से हम स्टडी करते हैं, माइक्रो और मैक्रो। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ये परफॉर्मेंस है, स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है एंड डिसीजन मेकिंग है। किसमें? ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। मतलब एक लार्ज स्ट्रक्चर के बारे में जब हमें स्टडी करनी होती है, उसके बिहेवियर के बारे में पता करना होता है, या किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेना होता है, तो हम क्या करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, यूजिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है? जब हम किसी से मनी लेते हैं या देते हैं, उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है। एज लाइक अ बैंक, अगर बैंक से हम लोन लेते हैं तो हमें उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर हम बैंक के पास अपनी मनी, अपनी सेविंग को रखते हैं, तो बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता है। तो वो किस रेट पर पे करता है, वो चीज़ हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, बैंक में डिपॉजिट एक सिंगल पर्सन नहीं करवाता, ठीक है? एक होल इकोनॉमी, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं हमारी इकोनॉमी में, वो सभी सेविंग अपनी बैंक्स में करवाते हैं। और लोन भी कोई सिंगल इंडिविजुअल यूनिट जो है वो लोन नहीं लेती है। इंडिया के अंदर कितनी फैक्ट्रीज हैं, कितनी कंपनीज हैं, कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारे बैंकों से लोन लेते हैं। मीन्स क्या हुआ कि मैक्रो के अंदर हम एक होल इकोनॉमी, मतलब कि लार्ज स्केल पर स्टडी करते हैं। टैक्सेस एंड द गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू अ रेगुलेट एन इकोनॉमीज ग्रोथ। मतलब टैक्सेस क्या? कर कैसे लगाती है सरकार हमारी, और हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारी ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के लिए किस तरह से कितना कितना खर्च करती है। मीन्स अगर हम इसको एक एग्जांपल से देखें कि जो गवर्नमेंट है उसको एक एरिया की सड़क बनवानी है, मान लो पानीपत की सड़क बनवानी है। दिल्ली में भी कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ की सड़कें जो है खराब है। मीन्स किसी भी जगह की कोई भी सड़क बनवानी है तो उस जगह पर कितना एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस करने के बाद जब वो रोड रेडी हो जाएगा तो उस रोड का बेनिफिट कितने पर्सन्स को मिलेगा, या वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह से हेल्प करेगा, किस तरह से हमारी जो गुड्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाएगा। ठीक है? इस सारी की स्टडी, इन सारी मेथड्स की जो स्टडी है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। अभी मे बी मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। देखो, जब हम एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं माइक्रो की।
ठीक है, जिसको हिंदी में व्यष्टि बोलते हैं। और मैक्रो मीन्स जो हम लार्ज जिसमें बात करते हैं, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक भाषा का वर्ड है एक, ठीक है। और इसका मीन क्या है कि बड़ा, जिसमें हम बहुत सारी मात्रा में होल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम बोल देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मीनिंग तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब हम स्टडी करेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, पढ़ने के लिए आपको बुक्स में काफ़ी सारे स्कोप्स मिलते हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड का स्कोप हो गया, एग्रीगेट सप्लाई होगी, इंटरेस्ट रेट हो गया, बैंकिंग होगी, ये सारे क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप हैं। बट अगर हम एक इजीली मेथड करना चाहें और कभी ये सोचें कि हमें इसको मिस ना हो, तो हमें एक मेथड से याद करना है। और वो मेथड क्या है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ओनली 2 टाइप के स्कोप्स में डिवाइड होती है। फर्स्टली थ्योरीज और सेकंड है पॉलिसीज। अब यहाँ पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि थ्योरीज क्या होती हैं। थ्योरीज मतलब सिद्धांत, पॉलिसीज मतलब नीतियाँ। थ्योरीज क्या है, थ्योरीज कैसे बनाते हैं, जैसे देखो, लॉ ऑफ डिमांड एक थ्योरी है, मांग का नियम कैसे बनता है, किस पे डिपेंड करता है, इसकी अजम्पशंस अलग होती हैं, इसके प्रिंसिपल्स अलग होते हैं, ठीक है, और इसकी क्रिटिसिज्म अलग होती है, इसको एक्सप्लेन करने का मेथड्स अलग होते हैं, तो वो थ्योरीज हैं, ठीक है। और पॉलिसीज क्या होती है, नीतियाँ जो हम बना देते हैं। बनाते कैसे हैं, कौन कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है लाइसेंस की पॉलिसी, क्योंकि 18 ईयर से अबव वाले पर्सन की ही लाइसेंस उसका बन पाएगा, तो वो क्या होगी, पॉलिसीज, नीति। इस तरह से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो उसके स्कोप की स्टडी करेंगे वो 2 टाइप से करेंगे, थ्योरीज और पॉलिसीज। थ्योरी का मीनिंग क्लियर है, थ्योरी मीन्स सिद्धांत बनाए जाएंगे, ठीक है, और पॉलिसीज का मतलब नीतियां बनाई जाएंगी। देखो, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को 2 पार्ट से करेंगे, फ्लो चार्ट से समझते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज में फर्स्टली है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मीन्स क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स जहाँ पर आपकी मनी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। देखो, हमारी जितनी भी ग्रोथ्स हैं वो सभी एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। फर्स्टली हमने बात की कि इकोनॉमिक मीन्स मनी से रिलेटेड है। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो नेचुरली आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो वो आपकी ग्रोथ है। लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाने से क्या होगा, आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी, आप स्टडी में आगे जा पाएंगे। आप अच्छा बैग, जैसे स्टूडेंट्स हैं, अगर उनकी पॉकेट मनी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, उन्हें बैग खरीद सकते हैं। मतलब मनी से रिलेटेड जो भी ग्रोथ हो रही है आपकी, वो इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ होती जाएगी वो आपके डेवलपमेंट का रूप बनता जाएगा। कैसे, देखो, हम एक एग्जांपल ले सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का। अगर किसी भी देश की जीडीपी इंक्रीज हो जाती है, जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब उस देश के अंदर कितनी इनकम हो रही है, ठीक है। 4 सेक्टर में, एवरी कंट्री के अंदर 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है, गारमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन 4 सेक्टर से जो इनकम होती है उसको हम नेशनल इनकम बोल देते हैं। अब बात करेंगे जीडीपी ग्रोथ की, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक देश की कंट्री के अंदर जितनी उसकी डोमेस्टिक इनकम होती है, ठीक है, वो उसकी ग्रोथ रेट को शो करती है। अभी जैसे देखा जाए तो हमारी जो जीडीपी है वो 2020 से पहले नियर अबाउट 7% चली थी, 7 से 8%। बट 2020 में कोरोना की पोजीशन आने पर ये ग्रोथ रेट जो है वो कम होकर 2.5 चली गई है। मीन्स हमारी कंट्री जो है वो ग्रोथ अब कम कर पा रही है, किसमें, सभी प्रोफेशंस में, ठीक है। इस तरह की जो स्टडी होगी वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी आती है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि नेशनल इनकम क्या होती है। 4 सेक्टर से जो हमें इनकम मिलती है उसको हम नेशनल इनकम बोल देते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ मनी, मनी क्या है, जैसे देखो एंशियंट टाइम में बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम कमोडिटी टू कमोडिटी, मतलब कमोडिटी को एक्सचेंज करते थे हम कमोडिटी में। बट अब क्या है,
मनी में, हम किसी भी कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं मनी में, ठीक है। इस चीज़ की थ्योरी में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? जब हम अपनी कंट्री से अलग अपने नेबरहुड कंट्रीज के साथ किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम? इंटरनेशनल ट्रेड। इसके अंदर हम दो चीज़ों की स्टडी करते हैं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट क्या होता है? जब आप अदर कंट्री से किसी भी मटेरियल को अपने देश में ले आते हैं, मतलब दूसरे देश से आप कोई भी मटेरियल जो परचेज कर लेते हैं उसको हम बोल देते हैं इम्पोर्ट। और जो अपने देश में आप प्रोड्यूस करते हैं और उसको दूसरे देश में सेल कर देते हैं उसको हम बोल देते हैं एक्सपोर्ट। किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट की क्वांटिटी का ज़्यादा होना, एक्सपोर्ट्स का ज़्यादा होना उसकी ग्रोथ रेट को शो करता है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? किसी भी पर्सन का करंट वेज रेट पर वर्किंग करना हमारा एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, ठीक है। इसमें हम स्टडी करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कितने टाइप का होता है, इंडिया के अंदर किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है। इन सारी चीज़ों की स्टडी भी हम किस में करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। जो नेक्स्ट आपका है थ्योरी ऑफ द जर्नल प्राइस लेवल। अब बात करेंगे कि प्राइस लेवल कैसे होते हैं? जर्नल मतलब जो लॉन्ग पीरियड में वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं, आप देखो ये जितनी भी थी थ्योरीज थी। थ्योरी का मतलब क्या होता है? जिसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं, मतलब कुछ ऐसी मान्यताएं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर फैक्ट होते हैं जिसको आपको इम्प्लीमेंट में लाना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें लॉ ऑफ डिमांड की, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? अगर हम बात करें तो वैसे इसकी जो स्टडी होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन मैक्रो में ये एग्रीगेट डिमांड में चेंज हो जाती है। मीन्स एग्रीगेट डिमांड क्या है? टोटल होल इकोनॉमी की जो डिमांड होती है उसको हम एग्रीगेट डिमांड कह देते हैं, और जिनसे वो रिलेटेड होती है वो हमारे जनरल प्राइस लेवल होते हैं, ठीक है। ये सारी जितनी भी हमने स्टडी की ये थी थ्योरीज। अब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज। पॉलिसीज जो होती हैं वो टू टाइप की होती हैं, फर्स्ट फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब बात करेंगे फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में से आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन 101% आएगा, ठीक है। और वैसे ये जो चैप्टर आप कर रहे हो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, इसके अंदर से आपके पास 3 से लेके और 1 मार्क्स, ज़्यादा वेटेज का चैप्टर नहीं है, ये बेसिक है। बट जो फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की स्टडी हम करेंगे बैंकिंग वाले चैप्टर में, ठीक है, उसमें आपका 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन 101% आएगा इसमें से। तो मैं आपको थोड़ी सी डीपली बता देती हूँ कि फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। फर्स्टली फिजिकल पॉलिसी हम स्टडी करेंगे। फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसीज टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक कंडीशंस। मतलब देखो, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, जो फिजिकल पॉलिसी होती है, ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय नीति। अब बात करेंगे कि राजकोषीय क्या होती है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को हिंदी नहीं आती है, ठीक है, तो मैं इसको फिजिकल पॉलिसी के नाम से बताऊंगी आपको। फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू द यूज ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब गवर्नमेंट जो भी खर्च करती है, गवर्नमेंट का जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, एंड टैक्स पॉलिसीज, और गवर्नमेंट की जितनी भी टैक्स पॉलिसीज होती हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशंस, कि हमारी इकोनॉमी की कंडीशंस कैसी है, ठीक है, जो भी वो पॉलिसीज बना देती है उसको हम फिजिकल पॉलिसीज बोलते हैं। जैसे देखो, अभी 2020 में कोरोना की सिचुएशन में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि जो भी पर्सन मास्क का यूज़ नहीं करेगा उस पर 500 रुपीज़ का टैक्स पे होगा, फाइन लगेगा उसको, सॉरी टैक्स नहीं, फाइन लगेगा। अब ये क्या है? ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जो कि एक फाइन के लिए यूज़ की। अब आप कहोगे मैम ये टैक्स नहीं है, ठीक है, आई नो ये टैक्स नहीं है, बट क्या है, पॉलिसी है गवर्नमेंट की, मैं पॉलिसी की बात कर रही हूँ। देखो, टैक्स क्या होता है? जब हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं और उस पर गवर्नमेंट टैक्स पे करने के लिए हमें बोलती है तो वो टैक्स होता है, ठीक है। इसमें टैक्स में भी पॉलिसीज क्या होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स।
देखो, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो जिस पर्सन पर लगाया जाता है, जिस पर्सन को बोला जाता है कि आपको पे करना है, वही पर्सन जो है उस टैक्स को पे करता है। एज लाइक आप बोल सकते हो, जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो वो क्या आपका डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि आप लोग ही तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हो ना। तो वो डायरेक्ट टैक्स है। जो आपको कंफर्म हो जाता है कि कितना लगाया गया आप पर, हाउ मैनी अमाउंट, कितना अमाउंट है जो आपको पे करना है, वो आपके सारे क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है। और जिस अमाउंट का आपको कंफर्म नहीं होता कि हमसे कितना अमाउंट लिया जा रहा है, वो हमारे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। एज लाइक आप घर के लिए या अपने खाने के लिए ब्रेड का डिब्बा लाते हैं, ठीक है, तो ब्रेड के डिब्बे पर लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, राइट। अब जो इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस है, उसमें आपको नहीं पता कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से टैक्स आपसे लिए हैं। बस आप क्या देखते हो? प्रिंट रेट है, शॉपकीपर ने जितनी पेमेंट मांगी, आप उस ब्रेड के डिब्बे की उतनी पेमेंट दे देते हो। तो जिन टैक्सेस का आपको कंफर्मेशन नहीं होता कि आप कितना पे कर रहे हैं, वो सारे के सारे टैक्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है। तो अब बात कर रहे थे टैक्स पॉलिसीज की। तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को देखकर टैक्स की जो पॉलिसीज है वो उस तरह से बनाती है कि कितना कितना टैक्स किस किस पर्सन से लिया जाएगा। अब देखो, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन इंक्लूडिंग एग्रीगेट डिमांड। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज बनाने के लिए पहले ये देखती है कि कितना, मतलब उस चीज़ की मार्केट में कितनी डिमांड है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर प्राइसेस कितने इंक्रीज हो रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ये नोटिस करती है कि इन्फ्लेशन है मार्केट के अंदर, मतलब कंटिन्यूसली प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज प्राइसेस क्यों होंगे? उसके पीछे रीज़न क्या है? कि मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो रही है। जैसे ही मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी तो नेचुरली है कि प्रोडक्ट के प्राइस भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। और प्राइस के इंक्रीज होने पे, डिमांड के इंक्रीज होने पे नेचुरली है कि प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी, तभी तो डिमांड मार्केट में पूरी होगी ना। अगर मार्केट में डिमांड कंप्लीट नहीं हो पाती है, प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अप हो जाएंगे। तो इन सारी सिचुएशंस को देखकर, इकोनॉमिकली कंडीशंस को देखकर, हमारी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है उसको हम बोल देते हैं फिस्कल पॉलिसीज। जो हमारी सेकंड पॉलिसी है वो क्या है? मॉनेटरी। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी इज द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी लीड डाउन बाय द सेंट्रल बैंक। वो पॉलिसी जो फिस्कल पॉलिसी है कौन क्रिएट करता है? गवर्नमेंट करती है। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन क्रिएट करता है? सेंट्रल बैंक करता है। इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट एंड इज द डिमांड साइड। देखो, अब यहाँ पर क्या है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मनी सप्लाई क्या होती है, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कौन करता है। ठीक है। ये आपको मनी वाले चैप्टर में काफ़ी अच्छे और डीपली से स्टडी करने को मिलेगा कि जो हमारी मनी सप्लाई होती है उसको हम M1, M2, M3 और M4 से डिनोट करते हैं। ये मेजरमेंट्स होते हैं मनी के। और मेनली जो मनी की सप्लाई है वो मार्केट में या तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होती है, न्यू करेंसी को पब्लिश कर या हमारा जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके पास राइट है कि वो मनी की जो सप्लाई है वो मार्केट में कर सके। इस तरह से गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग मार्केट में मनी की सप्लाई होती है। अब वो मनी की सप्लाई के लिए काफ़ी सारी अपनी पॉलिसीज रेट्स बनाते हैं, जैसे रेपो रेट हो गई, रिजर्व रेट हो गई। ठीक है। इन सब की स्टडी हम करेंगे अपने बैंकिंग और मॉनेटरी मनी वाले चैप्टर में। ठीक है। अभी सिर्फ आपको इतना क्लियर करना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो सेंट्रल बैंक क्रिएट करता है और जो फिस्कल पॉलिसी हैं वो हमारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। क्लियर हो गया आपको? अभी तक आपने जो स्टडी किया मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप, जो कि दो तरह का होता है, थ्योरीज एंड पॉलिसीज के मामले में। थ्योरीज में आपने स्टडी कर ली एग्रीगेट डिमांड की स्टडी, एम्प्लॉयमेंट की, नेशनल इनकम की। ठीक है। और पॉलिसीज में आपने दो तरह की पॉलिसी स्टडी की, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो, क्यों हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं।
फर्स्टली ये क्या होता है, फंक्शनिंग है हमारी, मतलब जो इकोनॉमी के अंदर जितने भी फंक्शंस किए जाते हैं वो सभी इसी से रिलेटेड होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लो, देखो अगर एक सिंगल पर्सन बैंक में अपनी सेविंग रखता है तो क्या होगा, उससे हमारा ग्रोथ रेट इंक्रीज होगा, उस पर्सन के पास मनी बढ़ेगी, उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड के इंक्रीज होते ही क्या होगा बताओ, प्रोडक्शन है नेचुरली ये बढ़ेगी, और प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से क्या होगा, इनकम इंक्रीज हो जाएगी। ये एक फ्लो है अगर सिंगल पर्सन करता है सेविंग। अगर मान लो एक सिंगल पर्सन की बजाय पूरी होल इकोनॉमी के जितने मेंबर्स हैं वो एक्सपेंडिचर ना कर खर्च ना कर स्पेंड ना कर अपने पैसे को, अपनी मनी को बैंक में सेव करते हैं, तो वो सिचुएशन कैसी होगी, नेचुरली है मार्केट के अंदर डिप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि लोग खर्च कर नहीं रहे हैं, और खर्च नहीं कर रहे हैं तो मार्केट में डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो क्या होगा, प्राइस डाउन होते चले जाएंगे, और प्राइस डाउन होने पर क्या होगा, प्रोडक्शन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, नेचुरली है कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो मतलब इन सारी सिचुएशन के बारे में जो हमारी स्टडी है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड बात करेंगे स्टडी ऑफ नेशनल इनकम की। ये मैं आपको नेशनल इनकम वाले चैप्टर में काफ़ी अच्छे से करवाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो नेशनल इनकम होती है वो 4 सेक्टर मॉडल होती है। मीन्स हाउस होल्ड सेक्टर, जितने भी हम लोग हैं हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, वो कंजम्पशन करता है, वो डिमांड करता है प्रोडक्ट की, डिमांड करता है गुड्स की, ठीक है। जैसे आप अपनी डेली रूटीन के लिए कितने सारे प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं, मीन्स आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं और मार्केट में उन प्रोडक्ट के बदले में मनी को खर्च करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, वो मनी किसी दूसरे पर्सन की इनकम बन जाती है। इस तरह की जितनी भी स्टडी है वो हम करेंगे नेशनल इनकम है। उसके बाद पढ़ेंगे हम फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी। अब देखो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, अभी हमने पढ़ा है पहले कि 2 तरह की पॉलिसीज होती हैं, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। दोनों का जो फॉर्मलाइजेशन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक पॉलिसी। उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज, मतलब फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं उन सबको हम बोल देते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। अब बात करेंगे कि क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ लिमिटेशंस वर्क करती हैं। जैसे अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल जो यूनिट की स्टडी है वो डिपेंडेंसी है, मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करती है, इंडिविजुअल यूनिट का कंबाइन है, मतलब वो डिपेंडेंसी रखती है। जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो हेट्रोजेनियस होती हैं, ठीक है। और क्या होता है, द कंपोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीगेट इज द मोर इम्पोर्टेंट देन द एग्रीगेट इटसेल्फ। मतलब एक सिंगल यूनिट के बारे में ना स्टडी करके हम उसके कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से बना है और उसके अंदर कितने एग्रीगेट्स को यूज किया गया है, ठीक है। एवरी एग्रीगेट का अपना अलग अलग इफेक्ट होता है, डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ द एग्रीगेट होते हैं, और मेन बात क्या है कि इसमें लिमिटेड एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। और एवरी फील्ड में कंट्रीब्यूशन होता है इंडिविजुअल यूनिट्स का, ठीक है। जितना अभी आज आपने स्टडी किया है इसमें से आपको नियर अबाउट 2 से 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो फाइनल पेपर में 101% मिलेगा। ये आपके सिलेबस की फर्स्ट वीडियो है अकॉर्डिंग टू स्टडी, ठीक है। और डे बाय डे अब आपको डेली वीडियोस मिलेंगी। अगर आप स्टूडेंट मेरी इस वीडियो से स्टडी करना चाहते हैं, आपको इससे बेनिफिट हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, बेनिफिट हो, तो आप इसमें बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि मेरी डे बाय डे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए और आप इसका बेनिफिट ले सकें। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स फॉर ऑल स्टडी।